शुक्ला, सुनो यूपी की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर है, लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया के सहारे माहौल बनाएगी बीजेपी और मिशन 80 के लक्ष्य को पाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा। 29 मई को भाजपा ने सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की वर्कशॉप बुलाई है। वर्कशॉप में 600 से ज्यादा वॉलंटियर और इन्फ्लुएंसर शामिल होंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सोशल मीडिया वर्कशॉप का आयोजन। इस वर्कशॉप में उन लोगों को भी बुलाया गया है जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर बीजेपी के पक्ष में लिखते हैं, कहते हैं, वीडियो बनाते हैं। वर्कशॉप के उद्घाटन में प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हो सकते हैं। तो ये किसी से नहीं छुपा है कि किस तरीके से हर एक चुनाव में बीजेपी अपने सोशल मीडिया सेल की धार को और पैना करती चली आई है। और ऐसे में अगर 24 के चुनाव की रणनीति का जिक्र करें तो इस बार सिर्फ अपने योद्धाओं को ही नहीं बल्कि इंटरनेट की दुनिया में अपनी जान पहचान और छवि रखने वाले लोगों को भी बुलाएगी इस वर्कशॉप में। और सोशल मीडिया के जरिए जन जन तक पहुंचने के लिए ये वर्कशॉप 600 लोग इसमें शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेश फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेश, ये सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया सेल कितना मजबूत अंग रहा है बीजेपी का और हर बार इसमें कुछ ना कुछ ऐड होता चला आया है। मिशन 80 में क्या खास रहने वाला है? देखिए, लगातार बिल्कुल आपने सही कहा कि सोशल मीडिया की टीम को लगातार भाजपा अपने मजबूत करती रही है और इसी कड़ी में इस बार भी अगर बात करें तो जो भाजपा की तैयारी है वो काफी खास है। अपनी सोशल मीडिया टीम को लेकर उसने एक खास रणनीति तैयार की है जिसके तहत जो सभी 80 सीटें हैं जो लोकसभा की, उनको लेकर अपनी तैयारी आगे बढ़ाएगी। और अगर बात करें इस खास तैयारी की तो देखिए 29 मई को भाजपा की सोशल मीडिया के जो वॉलंटियर्स है उसकी एक वर्कशॉप बुलाई गई है जिसमें 600 से ज्यादा वॉलंटियर्स और इन्फ्लुएंसर जो है उनको शामिल किया जाएगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजन होगा क्योंकि संख्या काफी बड़ी है। देखिए 600 से ज्यादा लोग हैं, इस वजह से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को चिन्हित किया गया स्थान के रूप में जहाँ ये पूरा कार्यक्रम होगा। इस वर्कशॉप में उन लोगों को भी देखिए बुलाया गया है जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर भाजपा के पक्ष में लिखते रहते हैं। ऐसे तमाम देखिए अकाउंट है, चाहे वो ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, इस तरह के तमाम अकाउंट हैं। और इस वर्कशॉप का जो उद्घाटन है उस कार्यक्रम में सीएम योगी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी शामिल हो सकते हैं। जो सोशल मीडिया की भाजपा की अपनी टीम के पदाधिकारी हैं, वो आईटी की जो टीम है भाजपा की उसके पदाधिकारी, ये सभी लोग शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ में देखिए एक तरफ सोशल मीडिया पर काम और दूसरी तरफ जो आईटी टीम है वो आगे आने वाले समय में एक कॉल सेंटर बनाने पर भी मंथन कर रही है। तो ये वो तैयारी होगी जिससे एक एक संदेश को और इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो भाजपा की उपलब्धियां हैं, जो काम किए हैं इन 9 सालों में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत, उनको लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य बिल्कुल। और खास बात तो ये रहेगी शैलेश कि जिन इन्फ्लुएंसर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पहचान रखने वाले वो सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं क्या? इन सब नामों का खुलासा जल्द ही होगा, नजर बना करके रखेंगे। फिलहाल शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी शैलेश बता रहे थे कि किस तरीके से मिशन 80 के लिए 600 लोगों को बुलाया गया है एक खास वर्कशॉप के लिए। और अब बात रामपुर की कर लेते हैं। एक बार फिर से रामपुर सुर्खियों में है। कोर्ट से बरी होने के बाद सपा नेता आजम खान हाई कोर्ट जा सकते हैं। 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान को 27 अक्टूबर 2022 को 3 साल की सजा हुई। इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई और अब रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। इसी मामले में 24 मई को रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। हालांकि आजम खान के चुनाव लड़ने को लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि वो अब हाई कोर्ट जाएंगे। देखिए पॉइंट दर पॉइंट आप समझे कि किस मामले में आजम खान हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये हेट स्पीच वाला मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आजम जा सकते हैं, ये खबर मिल रही है। और ये मामला 2019 का है। लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच का ये मामला है। हेट स्पीच मामले में अगर देखिए आप तो निचली अदालत की ओर से उनको बरी किया जा चुका है और एमपी एमएलए कोर्ट बरी कर चुका है, जबकि निचली अदालत से सजा थी। हेट स्पीच वाले मामले में ही 27 अक्टूबर 2022 को आजम को सजा होती है। 3 साल की सजा के बाद विधायकी खत्म होती है। रामपुर सदर सीट से समाजवादी पार्टी की ओर से विधायक थे और अब विधायकी जाने के साथ उनके वोट देने का अधिकार छीनने का भी मामला सामने आता है। लेकिन जो सबसे ताजा अपडेट है वो ये है कि
रामपुर से विधायकी तो चली गई, लेकिन बरी होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट से वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान के पास है, रामपुर से सीधा उनका रुख करेंगे। उबैदुर, जरा बताइए कि क्या जानकारी मिल रही है अंदर खाने से कि कौन कौन से मामलों को लेकर के अब आजम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं? देखिए स्नेहलता, मैं आपको बता दूं कि 27 अक्टूबर 2022 को हेट स्पीच मामले में जब आजम खान की सदस्यता रद्द हो गई थी 3 साल की सज़ा होने के बाद, उसके बाद उपचुनाव हुए और आकाश सक्सेना विधायक बन गए भाजपा के। लेकिन अब क्योंकि 24 मई को रामपुर की जो एडीजे की अदालत थी, क्योंकि जो सज़ा सुनाई थी वो एसीजेएम की अदालत ने सुनाई थी और उन्होंने आजम खान ने अपील किया था एडीजे की अदालत में, और एडीजे की अदालत ने तमाम गवाह और सबूत को देखते हुए आजम खान को बाइज्जत बरी कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, जो 3 साल की सज़ा हुई थी जिसकी वजह से उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, वो बिल्कुल अब क्लीन हो चुके हैं, वो पाक साफ हो चुके हैं उस केस में। अब एक और चीज़ आती है, पेच फंसता है कि आजम खान के चुनाव लड़ने की जो रोक लगी थी, जो सज़ा का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, उसका क्या होगा। तो इसको लेकर के आजम खान हाई कोर्ट जा सकते हैं, कह सकते हैं कि उनकी जो सज़ा थी वो ख़त्म हो चुकी है, वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं, तो उन्हें चुनाव लड़ने की इजाज़त दी जाए, उनका जो वोट डालने का अधिकार ख़त्म हुआ था वो वापस दिया जाए, और जो विधायकी उनकी गई थी वो वापस दी जाए। तो इसको लेकर के जो आजम खान के वकील हैं वो सलाह और मशवरा कर रहे हैं। लेकिन एक और मामला पेच फंसा हुआ है आजम खान के साथ, क्योंकि 2008 का एक मामला था जिसमें मुरादाबाद की कोर्ट से अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सज़ा हुई थी और उसमें अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द हुई थी। तो आजम खान को भी 2 साल की सज़ा उसमें हो रखी है, लेकिन उसकी भी अपील चल रही है एडीजे की कोर्ट में मुरादाबाद में। तो आजम खान के लिए अभी जो राहत मिली है 3 साल वाले केस में, जो हेट स्पीच का मामला था मिलक थाने से जुड़ा हुआ 2019 का, उसमें वो बाइज्जत बरी हो गए हैं। दूसरी तरफ जो उपचुनाव हुआ था उसको लेकर के जो आकाश सक्सेना है भाजपा विधायक, उनके खिलाफ जो आसिम राजा चुनाव लड़े थे, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि आकाश सक्सेना ने धांधली की है चुनाव में और चुनाव को रद्द किया जाए। तो उसमें भी हाईकोर्ट कई सारे मामले हैं और कानूनी दांवपेच महीने की डेट लगाई है। कानूनी दांवपेच काफी देखा जा रहा है और इतना आसान नहीं होगा ये सब कुछ समझना या फिर इस मामले पर कोई भी फैसला इतनी आसानी से आना, लेकिन हमारी नजर बनी रहेगी। उबैदुर, शुक्रिया जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भी रामपुर से है, क्योंकि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को हाई कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस समाजवादी पार्टी नेता आसिम राजा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जारी किया गया है। आसिम राजा ने आकाश सक्सेना पर रामपुर विधानसभा उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाया। कोर्ट ने इसी मामले में बीजेपी विधायक हैं आकाश सक्सेना से अगस्त से पहले के हफ्ते में जवाब मांग लिया है। तो देखिए, आसिम राजा ने ये शिकायत दर्ज कराई है, उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाया है और इस पर जवाब मांगा गया आकाश सक्सेना की ओर से। अगस्त के पहले हफ्ते में जवाब देना होगा। तो देखिए, आकाश सक्सेना को किस मामले में नोटिस मिली है। ये समाजवादी पार्टी नेता आसिम राजा की याचिका पर नोटिस जारी हुआ है। आसिम राजा की याचिका में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आकाश सक्सेना पर उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया है। याचिका में आकाश सक्सेना के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की गई है। इसी याचिका में वर्ग विशेष के वोटर्स को वोट डालने से रोकने का भी आरोप लगाया गया है। आकाश सक्सेना पर कई हथकंडे अपनाने का भी आरोप लगाया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आकाश सक्सेना से अब जवाब मांग लिया है। अगस्त के पहले हफ्ते में आकाश सक्सेना को जवाब देना होगा। रामपुर उपचुनाव में करीब 33,000 वोटों से जीते थे आकाश, और आकाश सक्सेना ने सपा के आसिम राजा को, जिन्होंने ये पूरा मामला उठाया है, रामपुर सीट से हराया था। तो एक तरफ आजम बरी हो गए हैं, दूसरी तरफ आकाश सक्सेना पर नोटिस जा चुका है। कुल मिलाकर के रामपुर में विधायकी को लेकर अब इस वक्त टसल हसल सब कुछ देखी जा सकती है। एक तरफ आसिम राजा ये हाईकोर्ट का दरवाजा कह के खटखटाते हैं कि उपचुनाव में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, वो भी तब जब बरी कर दिया गया है आजम को हेट स्पीच मामले में। आइए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराए जाने के मामले में सुनवाई आज, बड़ी खबर मिल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने मामले में 28 नवंबर 2022 को ही फैसला सुरक्षित रखा था और फैसला सुरक्षित रखने के करीब 6 महीने बाद फिर हाई कोर्ट में सुनवाई की खबर मिल रही है। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई। वाराणसी की जिला अदालत ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। कुल मिलाकर के एएसआई सर्वे का पेच फंसा हुआ है। इस पूरे मामले पर
आदेश क्या होगा, अब आज का दिन भी अहम बताया जा रहा है। देखिए, एएसआई के सर्वे का आदेश वाराणसी जिला अदालत का था, जिस पर रोक लगी हुई है। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का, प्रयागराज लिए चलते हैं आपको। अब मोइन हमें बताएंगे, समझाएंगे कि आज का दिन कितना अहम है मोइन, और क्या क्या दलीलें पेश की जा सकती हैं इस पूरे मामले को लेकर के। देखिए, वाराणसी के ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ जो जमीन विवाद है, उसकी पेचीदगियां लगातार जो है वो कम होने के बजाय और उलझती चली जा रही हैं। दरअसल वाराणसी की अदालत ने 2 साल पहले जो पूरा विवादित परिसर है उसका सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है और साथ ही साथ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, दोनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो सर्वेक्षण का आदेश था उस पर रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल यानी तकरीबन 6 महीने पहले 28 नवंबर 2022 को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना जो जजमेंट है वो जजमेंट रिजर्व कर लिया था, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाने के बजाय अब एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई करने का फैसला किया है। आज दोपहर तकरीबन 2 बजे के आसपास जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। कोर्ट का मानना है कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई थी कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो इस पर लागू नहीं होता है, यानी सर्वेक्षण का जो आदेश दिया गया वो आदेश पूरी तरीके से गलत था। इसके अलावा सिविल सूट की वैधानिकता को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। उन सारे बिंदुओं पर कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा, उसके बाद जजमेंट रिजर्व होगा और जजमेंट रिजर्व होने के बाद ही अब अदालत का फैसला आएगा। यानी जिस मामले में उम्मीद ये जताई जा रही थी कि अदालत का फैसला जल्द आ सकता है, उस मामले में कोर्ट ने अब फिर से सुनवाई करने का फैसला किया है। अब देखना ये होगा कि ये जो सेकेंड राउंड की सुनवाई चलती है वो कितने दिनों तक चलती है और अदालत का फैसला कब आता है और किसके हक में आता है। लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो भी पक्ष हारेगा यहाँ से, जिसके हक में फैसला नहीं आएगा, निश्चित तौर पर वो पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर के पेचीदगी बढ़ने के ही आसार दिखाई दे रहे हैं। आज की सुनवाई के बाद क्या होता है इस पर निगाहें रहेंगी। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया मोइन। और देखिए, उमेश पाल शूटआउट केस में आज चार्जशीट दाखिल होगी। सीजीएम कोर्ट में जांच टीम की ओर से ये चार्जशीट दाखिल होनी है। पहली चार्जशीट में 16 से 17 लोगों के नाम की कयास लगाए जा रहे हैं, ये नाम शामिल हो सकते हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद पुलिस की जांच जारी रहेगी। शाइस्ता शूटर्स के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल होंगे, ये भी खबर मिल रही है। तो चार्जशीट आज दाखिल होगी। देखना ये होगा कि कौन कौन से चार्ज लगाए जाते हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शूटर गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता परवीन का नाम आता है, इनके लिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट होगी। देखिए, उमेश मर्डर केस में आज चार्जशीट दाखिल होनी है। अगर आप देखें तो उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस की ओर से ये चार्जशीट आज दाखिल होगी। उमेश पाल की हत्या के 3 महीने के बाद चार्जशीट दाखिल करनी है। पुलिस की चार्जशीट में 16 से 17 आरोपियों के नाम हो सकते हैं और चार्जशीट में अतीक की पत्नी, बहन को भी शामिल किया जा सकता है, ये भी खबर मिल रही है। अतीक के बहनों या अखलाक का भी नाम हो सकता है। उमेश पाल मर्डर केस के 3 आरोपी अभी तक फरार हैं। 50,000 के इनामी चल रही है शाइस्ता परवीन, 5 लाख का इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम भी फरार है और 5 लाख का ही है इनामी अरमान पुलिस की गिरफ्त से दूर। हत्याकांड के 4 आरोपियों की का एनकाउंटर हो चुका है। अरबाज उस्मान का पुलिस एनकाउंटर कर चुकी है। अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम भी ढेर हो चुके हैं एनकाउंटर में, लेकिन अभी भी शूटर और शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिन पर इनाम घोषित है। लेकिन आज देखना होगा कि इनके ऊपर जब चार्जशीट दाखिल होती है तो कौन कौन से चार्ज लगाए जाते हैं, कौन कौन से चीजों को मेंशन करती है पुलिस। 3 महीने का वक्त हो चुका है, ऐसे में आज का दिन चार्जशीट में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, किसका किसका नाम देखने को मिलेगा, ये तमाम चीजें अहम रहती हैं उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई। गाजियाबाद से खबर है, जहां युवती के साथ एक लड़का था और उसके साथ बदसलूकी की खबर है। दूसरे समुदाय के युवक को देख करके ये बदसलूकी की गई है। मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस वीडियो को अब संज्ञान लिया है। कार्रवाई की मांग की जा रही है। डीसीपी ने जांच के आदेश दिए। मंदिर के
देखिए युवती के साथ एक लड़का है और उसे जाने नहीं दे रहे हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और ये बदसलूकी का मामला सामने आया है कैला भट्टा इलाके से। महिला जाने की गुहार लगा रही है। पूरे मामले पर फिलहाल जांच बिठाई गई है। तो देखिए इस मामले पर जांच के आदेश दिए गए हैं। जितना वीडियो को देख करके समझ में आ रहा है कि कुछ लोग पूछताछ कर रहे हैं। एक युवती दिखाई दे रही है जिसे ब्लर किया गया है, उसके साथ एक लड़का भी है। यहाँ पर आरोप यह है कि तंग किया जा रहा है इन्हें। तो डीसीपी ने जांच के आदेश दिए। भाई ये लोग कौन हैं जो कानून के रखवाले भी नहीं हैं और इस तरीके से किसी को पूछ रहे हैं, रोक रहे हैं। पूछताछ करने का अधिकार इनको किसने दिया है? और अब इस वीडियो को बेस बना करके जांच की बात कही जा रही है। कैला भट्टा इलाका है और ऐसे में गली में चलने वाले लोगों को कितना सुरक्षित महसूस होगा जब इस तरीके से उनको रोक करके कुछ लोग वीडियो बनाने लगते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी शक्ति का। शक्ति, क्या है ये मामला, क्यों रोका गया इन दोनों को? देखिए पूरा मामला ये कैला भट्टा का है और यहाँ पर ये दोनों युवक और युवती जब जा रहे थे तो उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया। जब देखा कि एक नकाबपोश है वो मुस्लिम है और ये दूसरा हिंदू है, तो दोनों ही साथ में जा रहे हैं, तो इसी बात को लेकर ये मुस्लिम युवक है सब, इन्होंने रोका, इसके साथ बदतमीजी की और बदतमीजी करने के बाद हालांकि इन्हें जाने दिया। तो जहाँ ये जो हिंदू युवक है इसने ट्विटर पर इस पर शिकायत की। इसके बाद जो डीसीपी है, डीसीपी सिटी, उन्होंने इस पूरे मामले में जांच बैठा दी थी। तो बिन मांगे मदद करने वाले ये भाई लोग गली में घूम रहे हैं और इस बात को संज्ञान लिया गया। देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। शक्ति, शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए आज कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उद्घाटन करेंगे। भाजपा के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आपको बताएं, देश की बाकी शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी के लिए लंबे वक्त से कानपुर में एक नए एयरपोर्ट टर्मिनल की मांग की जा रही थी। नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनने के बाद अब कानपुर भी देश के बाकी शहरों से जुड़ चुका है। अभी तक ये निर्भरता अमौसी एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट पर थी, लेकिन अब ये फैसिलिटी कानपुर के पास भी रहेगी। नए टर्मिनल का उद्घाटन होगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सीएम योगी रहेंगे और इस नए टर्मिनल को जनता के लिए खोल दिया जाएगा, समर्पित किया जाएगा। इससे यहां दिन रात की फ्लाइट की फैसिलिटी, बड़ा वेटिंग रूम मिलेगा, कई और नई फ्लाइट्स जुड़ेंगी और कानपुर वालों के लिए, कानपुर ही नहीं, कानपुर से लगते अगर बाकी शहरों की भी बात करें तो यहाँ सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। चाहे आप बात कर लें झांसी बुंदेलखंड से भी जुड़े लोगों के लिए एक सुविधा, और लोड काफी कम होगा लखनऊ एयरपोर्ट पर, क्योंकि ज्यादातर फ्लाइट्स के लिए, कनेक्टिविटी के लिए लोगों को लखनऊ जाना होता था, लेकिन अब कानपुर में ये नया टर्मिनल कई मायने में बहुत खास है, जहां आज इसका भव्य उद्घाटन होना है। बड़ी तस्वीर आएगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सीएम योगी इनॉग्रेट करेंगे, उद्घाटन करेंगे इस नए टर्मिनल का। हाईटेक बनाया गया है ये टर्मिनल। तो देखिए ये नया टर्मिनल है जिसे बहुत ही करीने से बनाया गया है और इस तरीके से बनाया गया है कि कानपुर में पूरे देश से उड़ने वाली फ्लाइट की कनेक्टिविटी बेहतर रहेगी। कानपुर वासियों को बड़ी सौगात मिलेगी, न सिर्फ कानपुर वासियों को, आसपास के कई जिलों को भी इसका फायदा होगा। तो आपको बताएं, आज होगा नवनिर्वाचित मेयर का शपथ ग्रहण। गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या के मेयर शपथ लेंगे। प्रयागराज, मुरादाबाद के मेयर भी आज शपथ लेंगे। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शपथ लेंगी। लखनऊ के 110 नवनिर्वाचित पार्षद भी शपथ ग्रहण करेंगे। और लखनऊ की बात करें तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दोपहर 12:30 बजे बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 110 पार्षद और सुषमा खरकवाल मेयर पद की शपथ लेंगी। तो देखिए इन मेयर को आज शपथ लेना है। इनके शपथ ग्रहण का समारोह आयोजित है। विनोद अग्रवाल मेयर मुरादाबाद पद की शपथ ले रहे हैं, ये दोबारा मेयर बन रहे हैं।
सुषमा खरकवाल को भी आज शपथ लेना है। इसके अलावा सुनीता दयाल गाजियाबाद से मेयर पद के शपथ लेंगी। गिरीश पति त्रिपाठी मेयर अयोध्या के पद पर आज शपथ लेंगे। हरिकांत आलूवालिया को भी आज शपथ लेनी है मेरठ से। गणेश केशरवानी को प्रयागराज से मेयर पद की शपथ लेते आज हम देखेंगे। तो आज मेयर पद की शपथ लेते बड़ी तस्वीरें सामने आएंगी। पार्षद और मेयर अब अपने पद की शपथ लेंगे। इसके लिए बड़े कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। हालांकि अब ये तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ज्यादातर जगहों पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। मेयर से मुलाकात सीएम की हो चुकी है और अब जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरीके से आज एक कार्यक्रम का आयोजन होगा और अपने पद की शपथ लेते ये मेयर नजर आएंगे। गणेश केशरवानी प्रयागराज से, हरिकांत आलूवालिया मेरठ से, गिरीश पति त्रिपाठी अयोध्या से और सुनीता दयाल गाजियाबाद से, सुषमा खरकवाल लखनऊ से, विनोद अग्रवाल मुरादाबाद से आज मेयर पद की शपथ लेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।